फाइन स्टूडेंट, एथिक्स, क्लास नंबर 21। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है? फर्स्ट यूनिट क्या है बताओ? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस विद्यार्थी को इस टॉपिक के ऊपर कंट्रोल हो गया वो पूरा एथिक्स सिलेबस पे कंट्रोल हो जाएगा उसका। समझ गया ना? फर्स्ट वन। सेकंड बताओ? एटीट्यूड। थर्ड वन इज योर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। फोर्थ वन इमोशनल इंटेलिजेंस। फिफ्थ वन moral thinkers and philosopher. Sixth one public और सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका सभी टॉपिक हम लोगों ने कल के क्लास में खत्म कर दिया। फाइन। तो आज क्लास में हम लोग समझेंगे लास्ट वन, एंड दैट इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस। Probity in governance। Probity in governance। Probity वर्ड सुने हो तुम लोग? क्या होता है probity का मतलब? Probity, हाँ, इंटीग्रिटी। वो भी कैसा इंटीग्रिटी? हाँ, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। क्या होता है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मतलब? एट एनी कॉस्ट, कोई कंप्रोमाइज नहीं, ट्रू इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी शब्द अपने आप में ही ट्रू है। इंटीग्रिटी शब्द अपने आप में ही ट्रू है और हम जानते हैं इस बात को स्टूडेंट। अब पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पेशली पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक तुम लोग को जरूर याद होना चाहिए। इस टॉपिक में हम लोग बात कर चुके हैं ना कि इंटीग्रिटी क्या चीज़ होता है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये कोर वैल्यूज, मास्टर वैल्यू है फॉर ऑल द वैल्यूज टू डेवलप। यदि आपके पास इंटीग्रिटी है तो ऑटोमेटिकली ऑल अदर वैल्यूज विल कम इनटू द पिक्चर। उसका जानते हो, उसका सिलेबस के हिसाब से ही बहुत सारा वैल्यूज दिया गया है आपका, है ना। इम्पार्शलिटी दिया गया है, नॉन पार्टिसनशिप दिया गया है, ऑब्जेक्टिविटी दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी दिया गया है एंड सो ऑन, है ना। तो देखो, तो जो विषय है इसमें क्लास नंबर 21, तो इसका देखते हैं आज क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। 7th वन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस क्या होता है? सेकंड बताओ? हाँ, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ ही है ना जी, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी अब बताओ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, नॉट गवर्नेंस, गवर्नमेंट, वही स्ट्रक्चर, MENT, समझे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट एंड RTI। तो आज हम लोग 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले तो हेडलाइंस को भी समझना जरूरी है ना, तो उसको भी मैं कॉन्सेप्ट ही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आज क्लास में ये समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो भी बचा चीज़ है वो सब समझ जाएंगे। उसमें सिटीजन चार्टर होगा आपका,
कोड ऑफ एथिक्स होगा, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, फंड होगा, पब्लिक फंड होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, एंड जो लास्ट में जो होगा वो करप्शन से रिलेटेड चीज होगा। समझ गया? तो देखो फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ये जो प्रॉपर्टी जो शब्द है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी, पहले तो प्रॉपर्टी समझो फिर गवर्नेंस समझेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का हिंदी शब्द क्या है? सत्यनिष्ठा, अखंडता। समझ गए ना? सत्यनिष्ठा, कोई भी तरह का लाग लपेट नहीं होना चाहिए। समझे ना? एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी या ट्रू इंटीग्रिटी या इंटीग्रिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल, इंटीग्रिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल या सुप्रीम इंटीग्रिटी। तो जब इंटीग्रिटी सुप्रीम है, समझे ना, तो इसके साथ जितने भी इसके वैल्यूज हैं, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये सभी चीज ह्यूमन बिहेवियर में दिखना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर में दिखना चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे कि ये पर्सन के पास प्रॉपर्टी है। बात समझे ना? किसी भी पर्सन के पास कैसे प्रॉपर्टी आएगा? विद द हेल्प ऑफ मॉडल एजुकेशन, ट्रेनिंग, पीपल पार्टिसिपेशन, लोग से बातचीत करने से नहीं। ये हुआ इंडिविजुअल तक। हम लोग का विषय क्या है? प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में कैसे आएगा प्रॉपर्टी का चर्चा कर चुके हैं हम लोग पहले भी। यानी कि इंटीग्रिटी, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी गवर्नेंस में कैसे आएगा? गवर्नेंस जान रहे हो ना? गवर्नेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गवर्नेंस का मतलब होता है वेलफेयर स्कीम्स को मैनेज करना, पीपल के इंटरेस्ट में उसको उतारना ताकि लोग को लाभ हो सके उस चीज का। दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। गवर्नेंस कौन करता है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का एजेंसी। गवर्नमेंट का एजेंसी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे देखो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का मतलब क्या होगा? ये तो हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल। क्या होना चाहिए इंडिविजुअल पास? एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। क्या चीज में? ह्यूमन बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में। समझ गए ना? जहां तक सवाल है इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में क्या होगा? ये चीज जो आपका विषय है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या है कि आप जो कर रहे हो डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो आप डिलीवरी ऑफ सर्विस कर रहे हो किसके लिए? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, पीपल के इंटरेस्ट के लिए, ताकि पीपल का जो एस्पिरेशन है, जो पीपल का जो इच्छा और आकांक्षा वो पूरा हो सके। जो पीपल के एस्पिरेशन के लिए आप काम कर रहे हो वो इंटैक्ट रहे, प्रोवाइडेड। इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए स्टूडेंट? इसमें पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब लोग को तुम दे रहे हो सर्विस, अब पीपल का खुद पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो क्या काम का वो? आप जो दे रहे हो वो बहुत ही इकोनॉमिक होना चाहिए, समझे? एफिशिएंसी होना चाहिए उसमें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए उस कार्य में। सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, जो कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इससे संबंधित। तो प्रॉपर्टी गवर्नेंस में कैसे आएगा? प्रॉपर्टी गवर्नेंस में इस तरह आएगा। समझ गए स्टूडेंट? और जहां तक एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी ह्यूमन बीइंग में कैसे आएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर में कैसे आएगा, एक इंडिविजुअल में कैसे आएगा? तो वही बात है, आपका मॉरल एजुकेशन विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। मॉरल एजुकेशन, ट्रेनिंग, नोलन प्रिंसिपल। नोलन प्रिंसिपल जान रहे हो ना? सोहाली याद कर लो। ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने से आएगा। होप सो समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। कहीं कोई दिक्कत समझने में? तो ये विषय कवर। सो सिंपल। क्या मैंने बहुत अद्भुत बता दिया? मैंने कुछ भी अद्भुत नहीं बताया है, ये पहले ही कवर हो चुका है क्लास में, बस उसको सजाया है और कुछ नहीं।
चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, हाँ इसमें कुछ कुछ नया चीज मिल सकता है तुमको। पहले तो हम जानना चाहते हैं तुम लोग से पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस? जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे। हाँ, गवर्नमेंट या उसका एजेंसी नहीं, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, जो पब्लिक को गुड्स और सर्विस पहुंचाए, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्विस। सो सिंपल। और जो ये करता है वो पब्लिक सर्वेंट है। जो करता है, करता मतलब जो कार्य कर रहा है, जो डूअर है वो पब्लिक सर्वेंट होगा। और ये एक प्रोसेस है, पब्लिक सर्विस इज अ प्रोसेस जिसके अंतर्गत लोगों का जो नीड्स है, जो लोगों का इच्छा और आकांक्षा है, उसका पूर्ति किया जाता है। और यदि जब आप पब्लिक सर्विस में प्रॉपर्टी को ऐड करते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना? नहीं, बहुत ही बेजोड़ हो जाएगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो आप काम कर रहे हो सत्य निष्ठा से काम कर रहे हो, जो एक सिविल सर्वेंट का काम है उस हिसाब से काम कर रहे हो। तो लिखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। Delivery of goods and services to fulfill the needs of people, the needs of the people. By whom? कौन करता है ये? By government and its agency. इसी को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्विस कहते हैं। सो सिंपल। हाँ, इसमें दो हिस्सा होता है स्टूडेंट, ये समझो, ये नया चीज़ है तुम लोग के लिए। इसका 2 डायमेंशंस होता है, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई भी पब्लिक सर्विस का 2 एस्पेक्ट्स होता है या फिर 2 डायमेंशंस होते हैं। अच्छा, 2 डायमेंशन को जिक्र करने से पहले हम लोग समझते हैं सिंपल तरीके से। अच्छा बच्चे लोग ये बताओ, पब्लिक सर्विस में क्या क्या मिलता है तुम लोग को? बताओ, यहाँ पे देख के बताओ क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है पब्लिक सर्विस में? अभी तक तुम लोग क्या क्या चीज उपलब्ध हुआ? पीडीएस उपलब्ध हुआ, वेरी गुड। और क्या उपलब्ध हुआ? हाँ, डॉक्टर लोग उपलब्ध हुआ तुमको, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उपलब्ध हुआ, यही नहीं बोलना चाहते हो? एजुकेशन उपलब्ध हुआ, वेरी गुड। सैनिटेशन तुमको उपलब्ध हुआ, वेरी गुड। तुमको क्या उपलब्ध हुआ? सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध हुआ, डीबीटी आया, लेट्स। और बोलो, रोड नहीं बना दिया गवर्नमेंट ने तुम्हारा तो, बट मैंने चीज भूल कर गया तुम लोग। रोड जिसके द्वारा तुम लोग आए हो इस क्लास में, तो ये भी तो पब्लिक सर्विस ही है। हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बिल्कुल पब्लिक। ट्रेन, वेरी गुड। तो इसका मतलब एक तो तय हुआ कि पब्लिक सर्विस के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों ही है, नहीं? तो इसी से कैटेगरी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। देखो, अब सिंपल टर्म में समझते हैं। पब्लिक सर्विस को हम लोग 2 एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो फंक्शनल एस्पेक्ट है। फंक्शनल एस्पेक्ट में जो आपको काम कर रहा है, पब्लिक गुड्स दे रहा है, जैसे पीडीएस हो गया, जैसे फायर हो गया। फायर आग को बंद करने के लिए, आग को खत्म करने के लिए आता है ना, हाँ, फायर ब्रिगेड आते हैं ना, वो हो गया। समझ गए ना? इलेक्ट्रिसिटी, यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ना। रोड कंस्ट्रक्शन, यू आर गेटिंग ना। ये आपका गुड्स की तरफ आ गया। जहाँ तक सवाल है सर्विस की तरफ, जुडिशरी है कि नहीं है? हाँ, लेजिस्लेटिव है कि नहीं? पुलिस है कि नहीं है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि नहीं है? गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं है? दिस ऑल आर योर फंक्शंस ऑफ और थिंग्स ऑफ योर पब्लिक सर्विस। देखो यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट, एंड सेकेंड वन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। ये देखो,
यू आर गेटिंग पीडीएस, करेक्ट। हाँ, इसमें देखो स्टूडेंट ऑलवेज पब्लिक गुड्स से रिलेटेड होगा, ये पब्लिक गुड्स। हाँ ये हो गया आपका, ये पब्लिक गुड्स हो गया। यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यू आर गेटिंग रोड। हाँ, और भी फायर ब्रिगेड्स भी मिल रहा है तुमको। ब्रिगेड्स ब्रिगेड्स ब्रिगेड्स, ये हो गया आपका पब्लिक गुड्स हो गया। जहाँ तक सवाल है ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट का, तो इट इज़ योर पब्लिक सर्विस, ये आपका पब्लिक सर्विस है। हाँ, पब्लिक सर्विस के अंदर पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विस दोनों ही आएगा, ठीक है। इसमें सर्विस से रिलेटेड होता है। जैसे आपको एजुकेशन मिल रहा है, यू आर गेटिंग एजुकेशन। आपको हॉस्पिटल मिल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ। यू आर गेटिंग जुडिशरी, यू आर गेटिंग लेजिस्लेटिव। जुडिशरी बहुत ज़रूरी है कि नहीं है बताओ तो। कोई भी तरह का दिक्कत हुआ, आपके फंडामेंटल राइट्स में प्रॉब्लम आया, तो जुडिशरी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, समझे। हाँ, तो ये हो गया आपका पब्लिक सर्विस। अब पब्लिक सर्विस में यदि देखो, अभी तो खैर हम लोग इससे संबंधित करने ही वाले हैं। पब्लिक सर्विस क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक सर्विस का स्टूडेंट? वेरी गुड, वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, वेलफेयरिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता है, अनलाइक योर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, प्रॉफिट मोटो होता है, नहीं। पब्लिक सर्विस का मोटो कभी भी, समझ रहे हो ना, प्रॉफिट नहीं होता है। क्या होता है, वेलफेयर होता है, नॉट प्रॉफिट मोटिव। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। अब बात करते हैं हम लोग फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, इसे 2 बार कवर हो चुका है, याद करो। फर्स्ट टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। हाँ, ह्यूमन इंटरफेस में हम लोग जाने थे ना कि लेसन्स लर्न फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, रिफॉर्मर्स एंड सो ऑन। एक टॉपिक ये था, और एक दूसरा जो विषय था तुम्हारा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो बिल्कुल वही चीज़ तो लिखना है। फिलोसॉफी कहाँ से मिलता है, गवर्नेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कि गवर्नेंस मतलब हाउ टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स, एंड प्रॉपर्टी मतलब एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। तो एक से एक आया, प्लेटो आया कि नहीं आया बताओ। हाँ, अरिस्टोटल आया, उससे पहले जो गुरुजी थे सुकरात, वो भी बहुत कुछ बोल के चले गए। हमारे इंडिया में भी तो कौटिल्य आया, सही बात है ना, बुद्ध ने भी बहुत कुछ बोला। सब तो आपका गवर्नेंस है, सब तो फिलोसॉफी है। ये गांधी जी का अपना ही सोशलिज्म है कि नहीं बताओ तो। सभी चीज़ को ऐड करना है इसमें, और कुछ नहीं, मिटा देना ये, बिल्कुल सब रिपीटेटिव है। हाँ, आरटीआई एक नया चीज़ जानोगे, बाकी करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो इसके विषय में। तुम लोग करंट अफेयर्स का बहुत सारा हिस्सा इसमें ऐड कर सकते हो। philosophical basis of governance and probity। देखो, हम जानते हैं प्लेटो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्लेटो 4 कार्डिनल पॉइंट्स, प्लेटो ने किस पे काम किया था? हाँ, 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे। विजडम को रखे थे ना, जस्टिस को बहुत आगे रखे थे। क्या बताओ, पॉइंट से बताओ। विजडम क्या था? करेज, फॉर्टिट्यूड, करेज, टेम्परेंस, एंड जो सबको जोड़ेगा वो क्या होगा? जस्टिस। अरे भाई, ये 4 पॉइंट आपके पास होगा तो रहेगा आपके पास गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी रहेगा आपके पास। ये तो प्लेटो का दिया हुआ चीज है। जहां तक सवाल है अरस्तु का, एरिस्टोटल का,
एरिस्टोटल ने वर्चू एथिक्स पे काम किया था, याद करो, किया था ना वर्चू एथिक्स पे। हाँ, क्या बोले? अपने लाइफ में एथिक्स को उतारना। हाँ, ट्रू सेंस में इन्होंने काम किया था, अलग अलग दिया था इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज उसके बाद भी डिफ्रेंशिएट किया है। देखो ना, इससे पहले जो तुम लोग को बताए हैं हम, अरिस्टोटल का नोट्स निकाल के देख सकते हो, वहाँ पे बहुत कुछ एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था ना स्टेट लेड एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, अरिस्टोटल ने कहा था ऐसा। ये हो गया। हाँ, सुकरात का भी नाम लिख सकते हैं अनडाउटली, सबका लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और हाँ, यूटिलिटेरियन अप्रोच याद करो, यूटिलिटेरियन अप्रोच, देखिए मैक्सिमम गुड होना चाहिए, मिनिमम हार्म होना चाहिए, करेक्ट। यूटिलिटेरियन अप्रोच, इसमें बताओ, नाम बताओ, जे.एस. मिल्स और जेथ बेंथम। क्या थे, क्या चीज का बात करते थे? ये वेलफेयर का बात करते थे, ये लोग वेलफेयर स्टेट का बात करते थे। और मैक्सिमम गुड और मिनिमम हाँ। तो ये यदि आपके अंदर है तो आपके प्रॉपर्टी में बहुत बोल्डनेस आ जाएगा, गवर्नेंस में बहुत खूबसूरत चीज आ जाएगा। अब देखो ना, उससे पहले थॉमस हैविस का किए थे कि नहीं किए थे? यूके का जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने भी तो कहा है। उन्होंने क्या कहा है बताओ, याद है तुम लोग को? लॉ शुड बी मोरल हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी के हिसाब से लीगलिटी तय होना चाहिए, लीगलिटी के हिसाब से मोरालिटी तय नहीं होना चाहिए, यही ना बात कहा था उन्होंने। तो ये सब चीज़ आप जोड़ सकते हो। अब चलो इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया, कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक ना? आ जाएगा ना स्पेलिंग तुम लोग को लिखने? अर्थशास्त्र क्या बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन में फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, मेंटेन योर सॉवरेनिटी, कौटिल्य का बोला हुआ चीज है। उसका देखो स्टूडेंट, अच्छा अशोका से भी नहीं सीख सकते क्या? अशोका अपने सब्जेक्ट को चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करते हैं। अभी के यदि जितने भी पॉलिटिशियंस है, यदि सिटीजन को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं लोग, नहीं? तो अशोका से भी सीख सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट्स को एज अ चिल्ड्रन के रूप में ट्रीट करना। क्या अकबर से नहीं सीख सकते हैं क्या? अकबर इज नोन फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। तो गांधी जी सोशलिज्म, ग्राम स्वराज, गांधी जी का तलिस्मान, जानते हो तलिस्मान वाला कॉन्सेप्ट गांधी जी का? गांधी जी का जो तलिस्मान प्रिंसिपल है, तो हाँ तलिस्मानी वर्ड है, उसमें ये बोलते हैं कि कभी भी तुम एथिकल डायलेमा में रहोगे ना, तो ये सोचो कि हम जो काम कर रहे हैं क्या उसके वजह से क्या सबसे गरीब आदमी को असर पड़ रहा है? वही गांधी जी के तलिस्मान प्रिंसिपल है। और यदि गरीब आदमी को पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो करो। अरे वो कितना है, एक तरह से एथिकल डायलेमा से बचने के लिए कितना बड़ा उपाय है ये। आमतौर पे हमें ये होता है स्टूडेंट कि ये वर्क कर रहे हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा, तो गांधी जी बोले कि बहुत ही आसान है इस तरह का प्रॉब्लम से हटना। अब बस ये सोचिए कि यदि आप ये काम कर रहे हैं, ये काम करने की वजह से यदि जो पोरेस्ट ऑफ द पोर पीपल है, जो लंबा लाइन के सबसे लास्ट में लगा हुआ है छोर में, जो सबसे गरीब आदमी है, उस पर क्या असर पड़ेगा आपके एक्शन से? यदि उस पर एक्शन अच्छा पड़ता है, असर आपके एक्शन से उस पर अच्छा असर पड़ता है, करो। हो गया एथिकल डायलेमा, रिमूव हो गया। देखो गवर्नेंस ही तो है, बेसिस है गवर्नेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और भी लिख सकते हो, हाँ 7 सिंस बिल्कुल आ सकता है। तो गांधी जी का, चूंकि मैं 7 सिंस बोल चुका हूँ इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। मैंने गांधी जी का तलिस्मान, देख ना वो प्रॉपर वर्ड एक होगा, यूट्यूब बोले सॉरी, गूगल में जाके देख लेना, ठीक है ना, यही है उसका मतलब। समझ गए ना ये? अब बाकी जो यहाँ पे चर्चा नहीं किए है तो पिछले क्लास को जाकर पढ़ लो, इस पे ऐड कर लो, बात खत्म। अब बात करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। मिटा देना ये।
इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। अच्छा, क्या होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग? यानी कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, पब्लिक ऑफिस में चल रहा है, ये खबर जनता को भी पता चलना चाहिए। डेट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसी के लिए हम आरटीआई बनाए हैं, इसी के लिए सिटीजन चार्टर होता है स्टूडेंट, ताकि जो आप मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो लेके आए हो, यू हैव टू फुलफिल। बात समझे? इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब देखो, इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी से इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज क्यों शेयर होना चाहिए? हाँ, इंफॉर्मेशन क्यों शेयर होना चाहिए? ताकि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इंटैक्ट रहे, वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे। पब्लिक को ऐसा ना लगे कि सरकार हमारे विरोध में है, पब्लिक को लगे कि सरकार हमारे हित में है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। यदि ट्रांसपेरेंसी कैसे लाओगे? ये ट्रांसपेरेंसी, अच्छा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में क्या अंतर है स्टूडेंट, जरा बताना हमको। अच्छा, बचपन से ही पढ़े हो कि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो भी रेज आएगा वहां से गुजर जाएगा, नहीं? या जो विंडो लगाया था वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो आप अंदर हो वो ही बाहर हो, ये नहीं हुआ इसका मतलब। तो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जो आप बाहर कुछ और बोल रहे हो, अंदर कुछ और हो, तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। जैसा है वैसा है, उसी चीज को दिखा दे, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट रहना। और ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगा? अकाउंटेबल होके, आंसरेबल होके। यदि आप आंसरेबल नहीं हो तो फिर ट्रांसपेरेंट भी नहीं हो, नहीं? जैसे मान लो कि कोई कार्य तुमको दिया गया है और तुम अकाउंटेबल ही नहीं हो, तो अकाउंटेबल नहीं हो तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, सिंपल बात है। तो जो ट्रांसपेरेंसी का जो तार जुड़ा है वो अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। बात समझे? यदि आप अकाउंटेबल हो तो ट्रांसपेरेंट भी हो, और यदि आप ट्रांसपेरेंट हो तो अकाउंटेबल भी हो। बात समझ रहे हो स्टूडेंट? और जितना आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगा उतना ही बेटर है और उतना ही सफलता होने का चांस है। हाँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने अकाउंटेबिलिटी में बोला था, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं कि घर का सब चीज़ खोल के रख दोगे, ये नहीं होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट भी वही है, आपका वर्क एथिक्स कहाँ तक जुड़ा हुआ है। हाँ, प्रोफेशनल। घर में तो प्राइवेट आपका ट्रांसपेरेंट, घर में रहिए अपने माता पिता के साथ ट्रांसपेरेंट। बात समझे ना? कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, गणित नहीं होना चाहिए, इतना ऐसे नहीं। और आप पब्लिक सर्वेंट हो, बात तो पब्लिक सर्वेंट पे है ना, पब्लिक सर्विस पे है, तो पब्लिक सर्विस को तो पब्लिक सर्वेंट को ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए। ट्रांसपेरेंट होगा तभी पब्लिक ट्रस्ट रहेगा, समझे ना? तो ट्रांसपेरेंट रहना। और ये कैसे आएगा स्टूडेंट? अकाउंटेबिलिटी से आएगा। हाँ, या ट्रांसपेरेंट हो तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी हो, अकाउंटेबल भी हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, यदि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी है, यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, तो जो डेमोक्रेसी कहते हैं ना वो खिल जाएगा कमल की तरह। डेमोक्रेसी बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। क्योंकि लोकतंत्र में यदि ट्रांसपेरेंसी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो कहेगा फिर लोकतंत्र वो। इसलिए देखो, कैसे कहोगे? आखिर ये जितने भी हमारे मुखिया हैं, एग्जीक्यूटिव है, वो विधानसभा में भी जाके अकाउंटेबल है? नहीं। कुछ भी एक्शन करते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, सिमिलरली पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी बोलना पड़ता है मोदी जी की टीम को। अकाउंटेबल है ना, इसलिए सिस्टम ही बनाया। ये सेपरेशन ऑफ पावर क्यों बनाया गया स्टूडेंट, जरा बताना हमको। ये जो स्टेट है 3 भाग में डिवाइडेड है, क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे अपने वर्क को लेके, और अपना अपना लक्ष्मण रेखा है सबका, इसी दायरे में रहे। और मस्ट बी अकाउंटेबल टू ओन अफेयर्स, अपने अफेयर्स को लेके अकाउंटेबल रहे। तो यदि ऐसा होता है तो डेमोक्रेसी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि ट्रांसपेरेंट रहो। देखो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, हाँ, कैसे होगा? कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा? जब पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, जाहिर सी बात है।
यदि पीपल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो तो उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ते चला जाएगा। हाँ, यदि आपका गवर्नेंस यदि आपका सिटीजन सेंट्रिक है, वही चीज़ है, दूसरे शब्द में बोल रहे हैं, सिटीजन सेंट्रिक है तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कैसे? मीडिया का एक्टिव रोल है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। समझ गए ना? कैसे बढ़ेगा जी? जो आपके सिलेबस में ही दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी। कोड ऑफ एथिक्स लागू करने से, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने से, सिटीजन चार्टर लागू करने से, ठीक है, इसको लागू कर दो, इसको बढ़ा दो, अपने आप ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा। समझे? यहाँ पे तुम लोग ऐसे करके लिख सकते हो स्टूडेंट, स्टेट कर दो, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सबको ऐसे दे दो, सब ट्रांसपेरेंट रहे तो डेमोक्रेसी बढ़ जाएगा अपने आप। जुडिशरी कैसे लाओगे? आरटीआई करके। आरटीआई तो बहुत इंपॉर्टेंट ना है जी, आरटीआई। इसके बाद टॉपिक आरटीआई का ही है, इसलिए जस्ट उसके बाद प्लेस किया गया उसको। टॉपिक इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, बात समझो। होप सो समझ में आ गया होगा। और जो भी हम पॉइंट नहीं लिखे सब रिपीटेटिव पॉइंट है, जाके पिछले क्लास का सब चीज़ इसमें जोड़ सकते हो। ठीक ना? हो गया खत्म? चलो आगे बात। आगे क्या कर सकते, कैसे ला सकते हो ट्रांसपेरेंसी? बताओ तो, क्या कोई यूनिक पॉइंट बता सकते हो मुझे? फीडबैक सिस्टम। हाँ, वेरी गुड। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसको प्रमोट करके लिखो, इसको प्रमोट करके ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसको स्ट्रॉन्ग करके भी आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो फीडबैक लेना, आप चाहते हो जिसके साथ गलत हुआ है वो आके हमसे बात करें। समझे ना? हाँ, पीपल का कॉपरेशन से वही पीपल पार्टिसिपेशन। हो गया ना? और यदि पॉइंट आता है भविष्य में तो लिखते रहो उसको बैठ के, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। अच्छा, आरटीआई स्टूडेंट, आरटीआई जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है? आरटीआई, आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, नागरिक को होना चाहिए ना, नागरिक को पता होना चाहिए ना कि पब्लिक एजेंसी में क्या क्या चल रहा है, नहीं? क्या क्या हमारे लिए स्कीम आया है, तो बिल्कुल होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब बताओ कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में जो सबसे पहले आरटीआई को लागू किया? स्वीडन। स्वीडन फर्स्ट कंट्री है, लिखो यहाँ पे, स्वीडन पहला कंट्री है, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट आरटीआई, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट आरटीआई कॉन्सेप्ट। भारत में आरटीआई कब आया? 2005। वेरी गुड। आरटीआई एक्ट 2005 किसके रिकमेंडेशन से आया? सेकेंड एआरसी। सेकेंड एआरसी ने कहा था स्टूडेंट कि गवर्नेंस में यदि एफिशिएंसी चाहिए, गवर्नेंस में यदि इफेक्टिवनेस चाहिए, गवर्नेंस में यदि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो जरूरी है आरटीआई वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हमने लागू कर दिया। इसका इंडिया में जो तार जुड़ा है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में एक मजदूर संघ का जो हुआ था, ठीक है, वहाँ से जुड़ा हुआ है, और तो फिर पूरा भारत पे लागू हो गया। मनमोहन जी का सरकार था, पहला टेन्योर, समझे? हाँ, आरटीआई में क्या होता है? आरटीआई में आप क्या करते हो? जैसे मान लो कि तुम गए, हेडक्वार्टर गए, कहीं पे भी गए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, और बोले कि हमको सर रिपोर्ट चाहिए क्या क्या हुआ है पर्टिकुलर सेक्टर में, तो 30 दिन के अंदर आपको देगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कितना दिन के अंदर देना चाहिए? 30 डेज, और 15 डेज एक्सटेंड कर सकता है, तो टोटल 45 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन वो देगा आपको। उसके लिए आरटीआई दुरुस्त हो, इसीलिए स्टूडेंट जितने भी पब्लिक ऑफिस, सरकार का जो ऑफिस है, वहाँ पे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जरूर रहेगा, जिसका काम ही है आरटीआई को देखना।
समझे। जहाँ तक सवाल है भारत में, तो टॉप लेवल पे जानते हो, एट यूनियन लेवल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है कि नहीं, बताओ तो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। मधुर भाई की बात है, रिसेंट टाइम में ये भी लिख लो, ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है। रिसेंट टाइम्स में जो आरटीआई का जो पावर है वो बहुत ही डाइल्यूट हुआ है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हुआ है। नहीं, अमेंडमेंट सब करके बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया गया है इसको, जो कि अच्छी बात नहीं है। आरटीआई जितना ही वीक होगा उतना ही डेमोक्रेसी खराब हो जाएगा। आरटीआई जितना ही स्ट्रांग रहेगा उतना डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगा। क्यों? वही बात है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर एक फीडबैक रहेगा, क्या वो करना पड़ेगा। और डायलूशन करना कोई अच्छी बात नहीं है। देखो ये तो छोड़ दो, सेंट्रल लेवल पे डायलूशन तो हुआ ही, स्टेट लेवल पे भी ना, कई स्टेट तो ऐसे कि बाबू स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य है अपने भारत में। तो और सेंट्रल लेवल पे भी कोई काम तो कर नहीं रहा है, खाली लोग बोलते हैं कि फ्रिवलेस आ रहा है, फालतू का आ रहा है मैटर। अरे भाई, फालतू के मैटर में भी तो कोई कुछ तो जेन्युइन मैटर होगा। तो इससे क्या होगा कि यदि मान लो कि डायलूशन होता है, जो एक्टिविस्ट लोग हैं ना वो हताश हो जाएंगे। एक्टिव जो चाहते हैं कि जनता का भलाई हो, जो ट्रू एक्टिविस्ट है, लिखो जेन्युइन, क्योंकि फेक एक्टिविस्ट भी कमी नहीं है अभी। जो ट्रू एक्टिविस्ट है उसका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर मोरल गिर जाएगा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। समझ गए नहीं? ये आरटीआई है आपका। आरटीआई लिख लो, आरटीआई जितना स्ट्रांग होगा है ना उतना डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगा। और हाँ, आरटीआई का पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सेप्शन भी है कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन तुम मांग रहे हो उस इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो तुमको नहीं मिलेगा, उस समय फिर लागू नहीं होगा वो। तो लिख दो सब्जेक्ट टू सर्टन इश्यूज, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन लिख दो, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का बात हो। अब कोई मांग रहा है कि रॉ का इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, समझे ना, हमें इसरो का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसरो का इंफॉर्मेशन देखो तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और तुमको रॉ का इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर नेबरिंग कंट्री को या फिर आउटसाइड वर्ल्ड को पता चल जाएगा, तो वही तो प्रॉब्लम है। तो इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ के लिए आरटीआई एंटरटेन नहीं हो सकता है। आरटीआई यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, ये सब्जेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। हाँ, अब इसके लिए ब्रिटिश ने भी लाया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पता होना चाहिए 1923 का। उसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो गोपनीय है, वो हम आपको नहीं दे सकते हैं, और इंडिया ने उस चीज़ को मेंटेन किया है। सभी इन्फॉर्मेशन शेयरेबल नहीं होता है, समझे। हाँ, मगर हर एक इन्फॉर्मेशन को तुम कह दो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो वो भी तो ठीक नहीं है। जनता को भी जरूरी है जानना। और ऐसे भी जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, राइट टू नो इज योर फंडामेंटल राइट, राइट टू यूज इंटरनेट कैन बी योर फंडामेंटल राइट्स। समझ गया ना। ये सब विषय आरटीआई का है। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया।